नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में मैं जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने जीएस के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स को बताने की सीरीज शुरू करी थी। उसमें हिस्ट्री और पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको बताए थे। तो आज की वीडियो में मैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी और ज्योग्राफी के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं पुराने पेपरों के आधार पर, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे पहली बात तो वही कि अगर आप इस वीडियो को ऐसे ही देखने बैठ गए हैं तो पहले वीडियो को पॉज करिए, फिर कुछ पेन पेपर लेकर आइए, क्योंकि ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये एग्ज़ाम से संबंधित ही हैं। तैयारी से पहले जो हम रणनीति की बात करते हैं वो यही है कि हम सभी टॉपिकों को आइडेंटिफाई करें। तो आप पेन पेपर लेकर बैठिए और पहले मैं आपको इस जो ये मैं महत्वपूर्ण टॉपिक को बता रहा हूँ इसकी जो आवश्यकता को बताऊँ। तो जो भी टॉपर्स होते हैं या फिर जो भी कम उम्र में सफल हो जाते हैं, जैसे आपने मुझसे कहा कि मैं कम उम्र में कैसे सफल हो गया, तो ये रणनीति होती है कि सीधे पढ़ना शुरू नहीं करना चाहिए। सिलेबस को देखिए, टॉपिक्स को देखिए और उन्हें आइडेंटिफाई करिए। अपना अपना एक स्पेयर बनाइए कि इतना ही है, मैं इतना करूंगा। अगर ऐसे ही पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपको कोई पता नहीं चलेगा कि कितना पढ़ना है। इसलिए मैंने जो ये टॉपिक बताए रखे हैं इन्हें सीरीज वाइज कवर करिए, आपकी जीएस अपने आप ही कवर हो जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा, आप जीएस में पूरे मतलब पारंगत बन चुके होंगे। तो ये मैंने इसका महत्व बताया। और इससे पहले मैं आपको एक अनुरोध भी करना चाहता हूं। एक नागरिक होने के नाते मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप जो भी समाज में हमारी चीजें आजकल घटित हो रही हैं, तो आपसे अनुरोध यह है कि जो भी भ्रामक सूचनाएं आप तक पहुंचती हैं कृपया उन्हें कहीं भी अन्यों को न फॉरवर्ड करें, क्योंकि इससे देश में इतने संघर्ष बढ़ रहे हैं, इतनी निर्जातीयता बढ़ रही है, इतना विद्वेष बढ़ रहा है। इसलिए आपसे विनम्र मेरा अनुरोध है, क्योंकि मैं बहुत आहत हूं इन सभी चीज़ों से, जो मतलब अंदर मैं फील कर पा रहा हूं, मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए आपसे भी अनुरोध है कि कृपया अपने नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं और किसी भी फेक न्यूज़ को कभी भी आगे न बढ़ाएं, इसको वहीं पर ख़त्म करें और एक अपने भीतर एक सोचने की चेतना रखें कि मतलब जो गलत हो रहा है उसके प्रति अपने मन में जरूर राय बनाकर रखें। तो ये तो एक हटके बात थी। अब आगे शुरू करते हैं इकोनॉमी के टॉपिक पे। तो सबसे पहले मैं अर्थव्यवस्था के जो 15 टॉपिक्स मैंने आइडेंटिफाई कर रखे हैं वो आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। तो आप भी इन्हें जरूर से जरूर नोट डाउन करते जाइए और फिर हम इन्हें अगली वीडियो से पढ़ना शुरू कर देंगे। तो अर्थव्यवस्था में जो पहला टॉपिक महत्वपूर्ण है वो है जीडीपी। और इसमें हम दो टॉपिक और पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं आर्थिक विकास और एक पढ़ते हैं आर्थिक समृद्धि। देखिए ये दोनों टॉपिक एक ही नहीं है, दोनों में अंतर है कि विकास और समृद्धि में अंतर क्या होता है। और जब तक आपको यह अंतर अच्छी तरह से पता नहीं होगा आप एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे। और जीडीपी यह तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें हम जीडीपी पढ़ते हैं, जीएनपी पढ़ते हैं, एनएनपी पढ़ते हैं, एनडीपी पढ़ते हैं, फिर फैक्टर कॉस्ट पे पढ़ते हैं, फिर मार्केट कॉस्ट पे पढ़ते हैं, फिर सब्सिडी जोड़ना पढ़ते हैं। ये सभी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे और अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके मैं आपको मतलब आगे बताऊंगा। तो पहला टॉपिक हुआ ये। दूसरे टॉपिक की बात की जाए तो वो है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार और भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में हम लोग पढ़ते हैं कि जो मतलब अर्थव्यवस्था की उसका मॉडल क्या है उस अनुसार पढ़ते हैं। जैसे एक पूंजीगत अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, जहां कुछ चीजें सरकार हैंडल करती है, कुछ चीजें प्राइवेट हैंडल करता है। तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में पढ़ते हैं। बाकी इसमें जो अन्य चीजें हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है वो है पंचवर्षीय योजनाएं। इसके बारे में आपने बहुत सुना भी होगा और बहुत बार इसे पढ़ने की कोशिश भी करी होगी। पंचवर्षीय योजनाएं और जो एलपीजी रिफॉर्म हुए हैं, हमारे एलपीजी सुधार कहते हैं ना 1991 के, कि वैश्वीकरण का दौर हुआ जब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया था। तो पंचवर्षीय योजनाएं, ये आप एक क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं हमारी स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई, कि हमने अपने आर्थिक विकास को करने के लिए क्या क्या नीतियां अपनाई, वो तो 1991 तक का ही है। फिर एलपीजी रिफॉर्म लिए, फिर 2012 में हम पढ़ते हैं कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो अंतिम थी। फिर नीति आयोग आ गया था और उसने एक थिंक टैंक के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। फिर हम सप्तवर्षीय योजना बनाए हैं, 15 वर्षीय एक एजेंडा बनाते हैं, 3 वर्षीय त्वरित कार्रवाई की एजेंडा बनाते हैं। ये सभी चीजें इसमें शामिल करी जाएंगी। तो ये टॉपिक आप लिखिए। तीसरा टॉपिक ये होगा। इसके बाद का जो अगला टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन, जिसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति केवल महंगाई नहीं है, महंगाई तो मतलब एक बेसिक चीज होगी ना समझने के लिए इसके, कि जैसे कोई चीज है उसकी सामान्य से कितना उसकी कीमत बढ़ेगी, वो महंगाई। लेकिन मुद्रास्फीति अपने आप में एक पूरा कंसेप्ट है कि इन्फ्लेशन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे ये हमारी मतलब जो भी आम जीवन है ना, इसको कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे आजकल देखो, कभी सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, कभी दालों के दाम बढ़ जाते हैं, और कभी इतने नीचे आ जाते हैं कि मतलब दोनों के बीच का अंतर ही बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये कैसे होता है, ये सभी इसके भीतर पढ़ेंगे। तो ये सभी हुए। अगला टॉपिक है जो हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पढ़ते हैं ना, जैसे प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक, वो तीनों अपने आप में अलग अलग एक टॉपिक हो जाएंगे। जैसे प्राथमिक क्षेत्रक हो गया ना, प्राथमिक क्षेत्रक, क्षेत्र मतलब एक हो गया द्वितीयक क्षेत्रक, और एक हो गया तृतीयक क्षेत्रक। और जो हम ये वनडे एग्जाम के लिए पढ़ते हैं ना, अधिकांश लोग केवल यही पढ़ेंगे कि प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि आता है, पशुपालन आता है, खनन आता है, और द्वितीय क्षेत्रक में जो उत्पादन की प्रक्रिया होती है, जैसे विनिर्माण प्रक्रियाएं, निर्माण प्रक्रियाएं, और तृतीय क्षेत्रक में सेवा क्षेत्रक, बस इतना ही। लेकिन ये जो भी पढ़े ना हमने, जैसे कृषि पढ़ा, ये इसके अंदर है प्राथमिक के अंदर कृषि, वो खाद्य प्रबंधन, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण पूरा विषय ही बन जाता है, मतलब पूरा टॉपिक है। इसके भीतर बहुत सारी प्रक्रिया होंगी, एमएसपी जुड़ेगा, ये जो हम एपीएमसी मंडीज के बारे में पढ़ते हैं ये हो गया, और जो 23 जो हमारे मतलब फसलें हैं उनके लिए हम लोग जो एमएसपी देते हैं वो कैसे करते हैं, सप्लाई चेन क्या होती है, कोल्ड स्टोरेज क्या होते हैं, एफसीआई क्या होता है, और अन्य भी बहुत सारी चीजें हैं। मतलब ये पूरा एक टॉपिक है, इसलिए इसे भी अच्छे तरह से करना है। द्वितीय क्षेत्र में आ गया वही उद्योग, उद्योग व निवेश, क्योंकि जब उद्योग स्थापित होता है तो उसमें हमें निवेश भी करना पड़ता है, ये भी अपना एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाएगा। और तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो ये सभी अलग अलग टॉपिक है। हाँ, ये अलग पढ़ेंगे, ये अलग पढ़ेंगे, और ये अलग पढ़ेंगे, ये हो गया। इसके बाद जो हम अगला मुद्दा पढ़ेंगे वो है भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय मुद्रा बाजार। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो मनी होती है वो कहां से शुरू होती है, कैसे मतलब कैसे, जैसे आरबीआई छापता है ना नोट, और गवर्नमेंट जो सिक्के जारी करती है वो कैसे सप्लाई होते हैं, कैसे हम तक पहुंचते हैं, और फिर कैसे फिर से बैंकिंग में चले जाते हैं। ये पूरा एक जो सर्कल होता है वो इसके भीतर पढ़ेंगे। जैसे हम कभी नैरो मनी पढ़ते हैं, M1 M2 M3, ये सभी चीजें इसमें शामिल होंगी। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है भारत में बैंकिंग व्यवस्था, भारत में बैंकिंग, भारत में बैंकिंग। इसमें केवल यह नहीं पढ़ना है कि आरबीआई कब स्थापित हुआ, एसबीआई कब बना, नाबार्ड क्या है, ये तो मतलब एक फैक्ट हुआ ना। आरबीआई के काम क्या हैं, एसबीआई के काम क्या हैं। जैसे हम रेपो रेट कहते हैं, लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमें रेपो रेट पे लोन देता है, फिर रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, फिर ट्रेजरी बिल क्या होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, और इनका प्रभाव हम पे क्या पड़ता है, ये सभी चीजें इसमें शामिल होंगी। इसलिए केवल जो रटने वाली चीजें हैं वो तो फैक्ट तो चलो ठीक है, एसबीआई 1945 में बना, मतलब 1955 में बना, या फिर जो भी जितने में बना, वो तो केवल समझने वाली मतलब फैक्ट है ना, उससे तो एग्जाम वही वन लाइनर वाला वनडे एग्जाम में आजकल आपने देख रखा है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये सभी चीजें हमें समझती है। तो वो सब भारत में जो बैंकिंग है उस पर पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक होगा भारत में बीमा, जो इंश्योरेंस की बात कहते हैं हम, भारत में बीमा, इसमें सभी बीमा के प्रकार पढ़ेंगे हम। फिर एलआईसी का, जीआईसी का, ये सभी चीजें कैसे बीमा को नियंत्रित करती हैं और इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो क्या है, वो इसमें शामिल हो जाएगा। फिर ये उतारिए आप। फिर जो अगला टॉपिक होगा शेयर मार्केट, ये आपने भी बहुत सुना होगा और कई बार तो कई लोग प्रयोग भी करते हैं, लेकिन इसके जो मतलब जो बेसिक कंसेप्ट होता है ना कि ये चलता कैसे है शेयर मार्केट पूरा, और जैसे उसका क्या रोल होता है, वो सब यहाँ पढ़ेंगे। भारत में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट कहते हैं जिसे हम, स्टॉक मार्केट, ये अपने आप में और टॉपिक है। ये जो मैं 15 मुद्दे आपको गिना रहा हूँ ना टॉपिक,
ये इतने महत्वपूर्ण है मतलब इकोनॉमी में कि अगर आप इनको कवर करते हैं तो इकोनॉमी के 90 से 95% क्वेश्चन बन जाएंगे इससे, तो इन्हें कवर करिए पहले। भारत में स्टॉक मार्केट हो गया, फिर हो गया भारत का वैदेशिक मुद्रा क्षेत्र। भारत का वैदेशिक क्षेत्र इसमें आता है मुद्रा का विनियमन। अब जैसे देखिए, आपने कई बार सुना होगा कि हम कहते हैं कभी रुपया मजबूत हो गया, कभी कमजोर, मतलब कमजोर हो गया, डॉलर के मुकाबले हम ये कंपैरिजन करते हैं ना, तो इसी को मुद्रा का विनियमन कहते हैं कि जो विदेशी मुद्रा है उसके तुलना में हमारी जो रुपया है वो कितना कमजोर हो रहा है और कितना स्ट्रांग हो रहा है, और इसका किसको फायदा होता है, आयातकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, निर्यातकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सभी चीजें इसमें करी जाएंगी। उसके बाद होगा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे हम लोग पढ़ते हैं व्यापार से संबंधित एक संस्था है WTO, उसका पढ़ते हैं कि वो व्यापार को रेगुलेट करती है, सभी चीजों में मतलब किसी भी देश के साथ भेदभाव न हो वो सभी प्रक्रियाएं करती है। IMF पढ़ते हैं हम लोग, वर्ल्ड बैंक पढ़ते हैं, तो वो सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यहाँ केवल उनकी स्थापना नहीं पढ़नी है और उनके मुख्यालय पढ़ने, इससे तो कुछ होने वाला है, ये तो मतलब एक बेसिक चीज होगी, ये तो पता होनी चाहिए, लेकिन इनके काम क्या है, मतलब और ये कैसे फंक्शन करते हैं, देशों को कैसे मदद करते हैं, ये सभी चीजें इसके भीतर हम पढ़ेंगे। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा वो भारत में कर संरचना। भारत में कर संरचना, इसमें कर, पहले पता टैक्स होता क्या है, टैक्स सब्सिडी होती है, कहीं पे हम लेवाई लगाते हैं, और टैक्स भी कोई हम कहते हैं रिग्रेसिव है और कोई प्रोपोर्शनेट है। तो इनका मतलब क्या होता है, मतलब रिग्रेसिव मतलब कि जो टैक्स अगर हम एक बार लगाएंगे सभी पर समान रूप से लगेंगे, वो सब रिग्रेस, मतलब इन ये सभी अपने आप में अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ये सभी कर संरचना के भीतर शामिल होंगे। इसलिए कर में केवल GST 1 जुलाई को लागू हो गया, मतलब ये फैक्ट वाले फॉर्म तो बेसिक हैं ही, समझने वाली चीजें अपने आप में अलग हो जाएंगी। इन सभी के नोट्स मैं आपको जरूर दूंगा, और वो इतने होलिस्टिक होंगे कि अगर आप उनको समझ पाएंगे तो फिर और GS के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इकोनॉमी में अंतिम जो टॉपिक है वो है बजट। बशर्ते बजट हम कभी पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, लेकिन पॉलिटी में उसका जो अनुच्छेदों से संबंधित प्रक्रियाएं है ना, जैसे 112 में बताया गया वार्षिक वित्तीय विवरण, तो उससे संबंधित चीजें हैं वो। यहाँ बजट को कैसे, मतलब बजट के भीतर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, वो सभी चीजें यहाँ पढ़ी जाएंगी इकोनॉमी में। तो ये इकोनॉमी के मैंने सभी महत्वपूर्ण टॉपिक बताई हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो ज्योग्राफी के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, और ज्योग्राफी में भी मैंने ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर रखा है, आप उन्हें भी जरूर से जरूर नोट डाउन करिए। तो ज्योग्राफी में हम दो ज्योग्राफी के, मतलब एक वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, एक इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में वो कंसेप्ट शामिल होंगे जो पूरी दुनिया पर लागू होंगे, और इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया के स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे उसे। तो वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है उसके सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसमें, जैसे पृथ्वी कहते हैं ना, पृथ्वी की उत्पत्ति, कैसे उत्पत्ति हुई, जैसे बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं हम, कभी द्वैतारक सिद्धांत पढ़ते हैं, कभी उत्पत्ति और विकास, आगे कैसे बढ़ा, कैसे जलमंडल बना, कैसे स्थलमंडल बना, ये सभी चीजें इसमें शामिल होंगी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास। उसके बाद हम पढ़ेंगे जब पृथ्वी के कुछ गुण होते हैं या विशेषताएं, कुछ भी कहिए, पृथ्वी की विशेषताएं ही कहिए, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं पृथ्वी की गतियां पढ़ते हैं हम, परिभ्रमण, परिक्रमण, जो घूर्णन गतियां पढ़ते हैं, और इसमें जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते हैं हम, आंतरिक संरचना, जैसे आपने याला डायग्राम पढ़ा होगा ना कभी, ये ऐसे पढ़ते हैं, जैसे ये क्रिस्ट है, ये फिर मेंटल है, ये फिर कोर एरिया है, फिर ऐसे डिवाइड करते हैं कि ये स्थलमंडल है, फिर ये स्टेनोस्फीयर है, मतलब ये अपने आप में पूरा कंसेप्ट है, हम अच्छे से इसे नोट्स के साथ पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की विशेषता में गतियां पढ़ते हैं, आंतरिक संरचना पढ़ते हैं, फिर लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड, अक्षांश व देशांतर पढ़ते हैं, अक्षांश वो देशांतर, इनके क्या मुद्दे होते हैं वो पढ़ते हैं। तो ये पृथ्वी की विशेषताएं पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, आंतरिक संचलन पढ़ते हैं। आंतरिक संचलन, आंतरिक संचलन में हम वो चीजें पढ़ते हैं कि जो पृथ्वी के भीतर जो आंतरिक हिस्सा है ना,
वो जब फ्लक्चुएट होता है तो क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे कभी दो प्लेटें सामने आती हैं, कभी दो डाइवर्जेंस होता है, कभी कन्वर्जेंस होता है, और कभी एक दूसरे को समांतर स्थापित करती हैं। तो इनसे तीनों से अलग अलग प्रक्रियाएं बनती हैं। यह सभी बेसिक कंसेप्ट हैं। ज्योग्राफी मतलब कि पहले आप कंसेप्ट समझो, फिर फैक्ट के फॉर्म में रटिए उसे। तो आंतरिक संरचना में हम पढ़ते हैं कि जैसे भूकंप हो गया, भूकंप होता है, ज्वालामुखी आते हैं, ये सभी आंतरिक संचलन है तभी आ रहे हैं। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, सुनामी पढ़ते हैं। तो ये सब प्रक्रियाएं हम आंतरिक संचलन में पढ़ेंगे। इसके बाद का मुद्दा है जो भू संचलन, वो उसकी आकृतियां, भू संरचना, वो उससे बनी आकृतियां। जैसे हम पढ़ते हैं कि जैसे पवन चलने लगती है तो फिर वो कई प्रकार के शेप बनाती है। जैसे यार्डंग पढ़ते हैं, फिर जूजेनबर्ग पढ़ते हैं, मतलब ऐसी बहुत सारी। फिर हिमानी बहती है तो वो अलग मैदान बनाती है, या फिर डॉर्फ एरिया बनाती है, या तटीय एरिया को काटती है, जो भी उसकी प्रक्रिया। फिर नदियाँ वो अलग बनाती हैं। फिर जो चूने पत्थर वाले मैदान होते हैं, जैसे स्टेलेग्माइट, स्टेलेक्टाइट, ये सभी चीज़ भी हम पढ़ते हैं। फिर ज्वालामुखी में पढ़ते हैं जैसे लेपोलिथ, उसके द्वारा बनाई गई आकृतियाँ। तो पहले हम भू संरचना पढ़ेंगे कि कैसी कैसी चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं, फिर उनके द्वारा बनाई गई आकृतियाँ। इससे आपने कई क्वेश्चन देख भी रखे होंगे, मतलब मेरे को याद आ रहे हैं कुछ क्वेश्चन जो पुराने पेपरों में मैंने देखे थे। तो ये हो गया। इसके बाद का टॉपिक है इसके बाद जो आएगा वो चट्टान तथा मृदा। जैसे हम चट्टानों के प्रकार पढ़ते हैं, चट्टानों के प्रकार हो गया। जैसे हम इसमें पढ़ते हैं, पहले आग्नेय चट्टानें होती हैं, फिर अवसादी चट्टानें होती हैं, फिर कायांतरित चट्टानें होती हैं। ये तीनों प्रकार होते हैं ना। इसका आपको क्वेश्चन याद है तो 1 आर्क्स में शायद मेरे को याद आ रहा है कि कुछ ग्रेनाइट कौन से प्रकार की चट्टान है, कुछ ऐसा ही पूछा था उन्होंने। चट्टान के प्रकार हो गया। फिर मृदा के प्रकार हो गया। पहले मृदा को समझेंगे, फिर उसके प्रकार देखेंगे। मृदा के प्रकार हो गया। तो ये चीजें, फिर अगली चीज मैं आपको बताऊं तो वो क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित होगी, मतलब जो जलवायु विज्ञान होता है ना, उससे संबंधित चीजें यहाँ पर आएंगी। उसमें जो चीजें हैं वो अगर हम नोट डाउन करें क्लाइमेटोलॉजी से, हाँ, जलवायु विज्ञान, ये ज्योग्राफी का ही हिस्सा होता है। ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा है। इसमें जो चीजें शामिल होती हैं वो है सौर विकिरण, वो तापमान, मतलब जो सौर विकिरण कैसे प्राप्त होता है, कैसे ऊष्मा बजट संतुलित होता है। सौर विकिरण, वो तापमान, ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है वायुमंडल, वो उसकी संरचना। इसमें हम लोग जो हायरार्की में पढ़ते हैं, शोभ मंडल, समताप मंडल, फिर बहिर्मंडल, मतलब आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल, ये सभी चीजें इसमें शामिल होंगी। वायुमंडल वो उसकी संरचना आ गई। फिर जो अगला टॉपिक है वो है ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, पवन, वाताग्र, चक्रवात, वो प्रति चक्रवात। ये सभी अपने अपने आप में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, उसे समझिए और क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। ये हुआ। इसके बाद जो मुद्दे हैं वो है बादल, जो हम क्लाउड पढ़ते हैं ना, बादल, फिर वर्षा और इनके प्रकार। बादलों के भी कई प्रकार होते हैं, कई क्यूमुलोनिम्बल्स पढ़ते हैं, सीरस क्लाउड पढ़ते हैं। वर्षा की भी 3 प्रकार, चट्टानी प्रकार की वर्षा होती है कोई, जिससे सबसे अधिक वर्षा होती है हमारे यहाँ, मतलब सबसे अधिक वर्षा वही होती है। फिर मानसूनी वर्षा होती है, मतलब चक्रवाती वर्षा होती है। ये सभी वर्षा के प्रकार में हम पढ़ेंगे। इसके बाद पृथ्वी पर जल का वितरण, पृथ्वी पर जल का वितरण। इसमें हम पढ़ेंगे महासागर विज्ञान के बारे में, कि जैसे हम पढ़ते हैं प्रशांत महासागर, ये तो हुए फैक्ट के फॉर्म में। फिर इसमें पढ़ेंगे हम महासागरीय धाराएं, कि वो कैसे कैसे, जैसे मतलब हम पढ़ते हैं ना जेट स्ट्रीम के, मतलब वो मुझे वो ध्यान नहीं आ रही, मतलब जो ब्रिटेन के यहाँ से जाती है गर्म जल धारा, वो वैसी जल, उनका वितरण पढ़ेंगे। फिर कैसे ये पूरे मतलब
हमारे मौसम को ही प्रभावित कर देती है, वो इसमें पढ़ा जाएगा। तो पृथ्वी पर जल का वितरण हो गया, और इसमें अंतिम मुद्दा है जो जलवायु तथा जलवायु प्रदेश। जलवायु तथा जलवायु प्रदेश। क्लाइमेट के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही। इसमें जलवायु प्रदेश का तात्पर्य है कि हम जैसे पढ़ते हैं कि जो भूमध्य रेखीय प्रदेश होते हैं कुछ, उनकी अलग विशेषता होती है, क्योंकि वहाँ धूप अधिक पड़ती है, मतलब सूर्य प्रकाश अधिक पड़ता है, तो दिन मतलब वर्षा होती रहती है वहाँ। फिर हम मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट भी पढ़ते हैं कभी, फिर कुछ चाइना टाइप क्लाइमेट पढ़ते हैं, कुछ नेटल टाइप क्लाइमेट पढ़ते हैं। तो ये सभी प्रकार के जलवायु प्रदेश हैं, इन सबको भी हम करेंगे। तो क्लाइमेटोलॉजी में ये सभी चीज़ें हैं। अब जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा। जो इंडियन ज्योग्राफी है, अगर आप इन सभी टॉपिक्स पे मास्टर कर जाते हैं तो फिर कुछ नहीं बचता है चीज में, मतलब जो आप मतलब न संभाल पाओ। तो फिर ये भारत भूगोल, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है उसकी बात मैं करूं तो वह है भारत व उसका भौगोलिक विभाजन। ये तो हम सबसे स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, भारत का भौगोलिक विभाजन वो उसका विस्तार। भारत का भौगोलिक विभाजन वो उसका विस्तार। फिर दूसरा टॉपिक है जलवायु। इसमें हम मानसून को पढ़ेंगे, मानसून को, पश्चिमी विक्षोभ को, तापमान विभिन्नता को, जेट स्ट्रीम को, ये सभी इसमें शामिल होंगे, जलवायु। और फिर या भारत की मृदा, जैसे हमने वो मृदा पढ़ी वो पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से पढ़ी ना, जैसे चरनोजियम, चेस्नोस्ट, ये सभी उस मृदा में आएंगे। यहाँ आएंगे काली मृदा, लाल मृदा, जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है वो मृदा, पर्वतीय मृदा, ये सभी यहाँ पाएंगे। और यहाँ की वनस्पति, ये भी सब हम हायरार्की के फॉर्म में पढ़ेंगे। ये दूसरा मुद्दा हुआ भारतीय ज्योग्राफी के सेंस में। तीसरा मुद्दा है कृषि व पशुपालन। यहाँ वही कि कृषि के क्षेत्र में रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें, इनका कौन कौन से इंडिया के क्षेत्र हैं जहाँ ये उपजाए जाते हैं, और कैसी इनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं जहाँ ये ग्रो कर पाते हैं, ये सभी चीज़ें हम इससे पढ़ेंगे। फिर पशुपालन से संबंधित वही कि भारत किस में नंबर 1 है, कौन सी चीज़ें यहाँ ज़्यादा होती हैं, कैसे प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं, वो सभी चीज़ें इससे पढ़ी जाएंगी। अगला टॉपिक होगा खनिज व ऊर्जा। खनिज के बारे में कौन कौन से खनिज क्षेत्र हैं यहाँ, खनिज व ऊर्जा संसाधन, जैसे हम नवीकरणीय ऊर्जा पढ़ते हैं, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, परमाणुवीय ऊर्जा, इन सभी के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। ऊर्जा संसाधन ये हुआ। और उसके बाद है उद्योग व परिवहन। उद्योग व परिवहन, ये। फिर जो अंतिम टॉपिक है वो है जनसंख्या व नगरीकरण। जो अंतिम टॉपिक है वो हम भारत की जो जनसंख्या को ग्रो करने का स्टेज होता है ना, कि हम प्रथम अवस्था पढ़ते हैं, फिर द्वितीय अवस्था, फिर तृतीय अवस्था पढ़ते हैं, जो शायद अभी वीडियो के एग्जाम में ही बना था जो क्वेश्चन, कि मतलब कौन सी अवस्था में जनसंख्या, मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसी से बना था शायद। तो इसमें हम पढ़ेंगे जनसंख्या वो नगरीकरण, और यहां पाए जाने वाली जनजातियां। जनजातियों में भी जो उत्तर पूर्वी प्रदेश है वहां की जनजातियां और साउथ की जनजातियां वो सबसे महत्वपूर्ण है। उनका क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, भारत में कौन सी जनजाति सर्वाधिक है, कौन सी सबसे कम है, और अलग अलग जनजातियों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो ये है भारत भूगोल। तो ये सभी टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये चारों विषयों के टॉपिक्स ही कवर करें ना, तो मतलब 10 से मतलब 15% तो आपने अपना सिलेबस भी खत्म कर दिया, क्योंकि आप इन्हें समझेंगे तो तभी आप अच्छे से इन्हें टॉपिक को पढ़ पाएंगे। जब मैं अगर पहले से अगर इनको पढ़ाऊंगा तो आपको पता होगा कि 1 खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया, अब तो 4 ही बचे हैं, 5 ही बचे हैं, 6 ही बचे हैं, तो आपके दिमाग में भी प्रिपेयर होगा कि इतना ही हम जरूर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। जो अगली वीडियो आएगी उससे मैं आपको अपने नोट्स के साथ जो भी समझाने वाली चीज़ें हैं वो लेकर अगली जब भी वीडियो आएगी, मेरे ख्याल से सोमवार को डालूंगा मैं, तो तब से इसके साथ हम जुड़ जाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।